हेलो दोस्तों, हम लोग आज 5 जुलाई 2022 का जो न्यूज़पेपर था उसका एनालिसिस को लेके इस वीडियो में आए हैं। तो इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। तो आज जो डोज ऑफ मोटिवेशन है वो हमारे लिए क्या होगा, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन और ड्राफ्ट ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। ये 4 चीज़ें हैं जिस पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आते हैं हम लोग पहले चीज़ पे। ये इमेज आप देख सकते हैं। इस इमेज में कुछ प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना हाथ या पैर खो दिया है और वो फुटबॉल खेलने की ओर काफी अपने मन से, अपनी इच्छा से तैयार हैं। और ये है टीम इराक की। इराक की एक टीम है जिसमें कि जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी एम्प्यूटी फुटबॉल मेंबर्स हैं। एम्प्यूटी होता है जिनका हाथ या पैर लूज हो गया हो किसी सिचुएशन की वजह से। तो ये इराक में जो कंटिन्यू सिचुएशन चला है, टर्मोइल का वार लाइक सिचुएशन कंटिन्यू जो चला है, उसकी वजह से कई लोगों ने अपने हाथ पैर बम के हमले में, गोली से, किसी तरीके से उनका हाथ या पैर उन्होंने लूज कर दिया है। वैसे ही करीब 30 मेंबर मिलके एक टीम उन्होंने बनाया है। वो टीम अभी क्वालिफाई कर चुकी है ऑल एम्प्यूटी फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में जो होने वाला है टर्की में, उसके लिए इस टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। तो ये उनके जज्बे को दिखाता है कि वो कुछ भी हो जाए, वो अपने जीवन में जीने के लिए तैयार हैं, वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो वो करना चाहते हैं। तो इनके जीवन की अगर परेशानियां देखें तो वो हम लोग ये देखते हैं कि जब उन्होंने अपना हाथ या पैर खोया था तो बिल्कुल अपने आप को समझने लगे थे कि उनका कोई यूटिलिटी नहीं बच गया है, उनके जीवन का कोई मकसद नहीं है। तो वो इवन सुसाइडल टेंडेंसी उनमें डेवलप हो रही थी कि वो अपना जीवन समाप्त करना चाह रहे थे। लेकिन अभी जो टीम है, टीम बनने की वजह से उनमें एक फिर से जिज्ञासा जगी है जीवन को जीने की। वो अभी अपने जीवन यापन के लिए डेली वेज अर्नर के तौर पे काम करते हैं, कहीं भी दुकान पे या कुछ भी छोटा मोटा काम वो सारा कुछ करते हैं। और जो गवर्नमेंट है वो भी उनको अलाउंस देती है 400 से 700 बिलियन के बीच, 400 से 700 डॉलर पर पर्सन, सॉरी, ये उनको अलाउंस गवर्नमेंट के साइड से दिया जाता है। लेकिन वो टोटल अगर देखे तो वो फंडिंग जो टीम चलाने के लिए चाहिए उसके मुकाबले वो काफी कम पड़ जाता है, क्योंकि इस टीम के पास फंडिंग का प्रॉब्लम है। इंडिविजुअली उनको मिल जा रहा है लेकिन टीम के पास फंडिंग का प्रॉब्लम अभी भी है। कारण क्या है? क्योंकि एम्प्यूटी जो फुटबॉल इवेंट है ये पैरालंपिक्स का पार्ट नहीं माना जाता है। तो इस वजह से जो टीम है बस लोगों के डोनेशन पे और उसी पे चल रही है। लेकिन फिर भी उनके जीने का जो जज्बा है वो सलाम करने लायक है। एक बात यहां पे और मैं बोलना चाहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी ये कहते थे कि अगर आपको स्वर्ग जाना है तो आप फुटबॉल खेलिए। तो उनका लिटरल मीनिंग यह है कि अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो वो टीम बिल्डिंग वाला जो टीम इफर्ट है वो वाला आपके अंदर में इनकलकेट होता है, फिजिकल फिटनेस आएगा और क्लैरिटी टुवर्ड्स द गोल ये आपके अंदर आएगा। तो ये चीजें आपको स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है आपका जीवन में वो अचीव होगा। तो इसी से वो एक मेटाफर के तौर पे स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। तो ये हमको क्या सिखाता है कि हम जीवन में कभी ना हारें, कुछ भी सिचुएशन हो हमेशा लड़ते रहें। कल भी जो कोट था हेनरी फोर्ड जी के द्वारा वो भी वही चीज दिखाता था कि आपको मुश्किल सिचुएशन में भी चलते रहना है। आज का भी जो हमारा स्टोरी है उसी लाइन पे है, तो यूसेज भी इसका उसी लाइन पे हम लोग कर सकते हैं। बस ये है कि ये स्टोरी फॉर्मेट में है, तो ये स्टोरी फॉर्मेट हम लोग डायरेक्टली कहीं पे यूज कर सकते हैं। लेट्स गो टू द मेन टॉपिक ऑफ द डे। ये आर्टिकल लिया गया है द हिंदू से, जिसमें की जो चाइल्ड न्यूट्रिशन पे बात की गई है। और न्यूट्रिशन में जो आर्टिकल शुरू होता है उसमें यह बोला गया है कि जो चाइल्ड माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन किस फॉर्म में रहेगा? या तो बच्चा एनेमिक हो जाएगा, या स्टंटेड होगा, या अंडरवेट होगा, या वेस्टेड होगा। तो यही 3 फॉर्म ये होते हैं, चौथा एनेमिक का होता है। तो हम लोग देखते हैं क्या कि इंडिया में 35.5% बच्चे स्टंटेड हैं, जबकि एनीमिया का जो परसेंटेज है वो 67.1% बच्चों में देखा जा रहा है। और इसी माल न्यूट्रिशन की वजह से हमारा जो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है
उसमें बहुत ही ज्यादा हम लोग चाइल्ड मोर्टेलिटी है हमारे पास। तो उसका 68.2% हम लोग ठीक कर सकते हैं अगर चाइल्ड न्यूट्रिशन को बेहतर कर दिया जाए तो इसके लिए गवर्नमेंट भी काम कर रही है। गवर्नमेंट लेके आई पोषण स्कीम। पोषण का फुल फॉर्म भी है पीएम्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन। इसमें जो मेन टारगेट है वो है जो पहला 1000 दिन है बच्चे के लाइफ का, उसको टारगेट करना। और ये 1000 दिन जो बच्चा जन्म होता है उस दिन से नहीं शुरू होता है, ये पूरी उसकी प्रेगनेंसी का जो 270 डेज है उसको कवर करता है, और उसके बाद का 2 साल, मतलब 270 डेज इधर और 730 डेज उस साइड में, टोटल मिला के 1000 दिन वो इसको टारगेट कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे स्कीम्स चले हैं जिसका कि फायदा हम लोग को एनएफएचएस सर्वे में भी दिखता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एनएफएचएस इसके लिए होता है। तो ये कंपैरिजन जब हम लोग एनएफएचएस 4 और 5 में करते हैं तो हमको ये फायदा दिखता है। ये कंपैरिजन हम लोग नेक्स्ट टेबल में देख लेते हैं। जैसे जो एंटीनेटल सर्विस अटेंडेंस है, जो बच्चा होने से पहले जो मदर को सर्विस वो मिलना चाहिए, उसमें जो कवरेज है एनएफएचएस जो चौथा सर्वे हुआ था 2015-16 में, और ये वाला 2020-21 का है, तो ये जो सर्वे हुआ था उसमें हम लोग ग्रोथ देखते हैं 58.6% से 70% तक। वुमेन का बैंक अकाउंट वो इंक्रीज हुआ है 63% से 78.6%। ये हमारा जो अकाउंट खोलने का जो स्कीम चलाया गया था उसका भी एक प्रभाव है। और अगला हम लोग देखते हैं मोबाइल फोन का एक्सेस, तो वो भी अभी के टाइम पे जो एनएफएचएस 5 में है उसमें 45.9% से 54% तक जो ओनरशिप है, मोबाइल ओनरशिप है, वो बढ़ा है। और एक जो बात घटनी चाहिए थी वो घटी है कि जो वुमेन की शादी हो जा रही है 18 साल से कम में, तो वो परसेंटेज 26.8% था एनएफएचएस 4 में, जो कि घट के 23.3% हो गया। अभी भी ज्यादा है, इसको और कम किया जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का जो इफर्ट है वो यहां पे दिख रहा है कि काफी हद तक प्रभाव उसका पड़ा है। उसके अलावा जो स्कूलिंग है मिनिमम 10 ईयर्स का, वो स्कूलिंग जो है वो भी 35.7% से 41% हो गया है। एक्सेस टू क्लीन फ्यूल, ये पीएम उज्ज्वला स्कीम जो चला था उसकी वजह से जो है 43.8% से 68.6% पे आ गया है एनएफएचएस 5 में। तो इसका डाटा हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कीम्स का क्या फायदा होता है। तो ये हम लोग दिखाते हुए सिर्फ इस आर्टिकल में नहीं, बाकी कई जगहों पे इसका यूज किया जा सकता है आंसर राइटिंग में। तो ये डाटा हम लोग अगर ध्यान में रखें तो बहुत ही यूजफुल होगा। खैर हम लोग चलते हैं, अभी जो इस आर्टिकल में बात की गई है वो बात ये की गई है कि हमने बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है जो कि एनएफएचएस 5 से दिख रहा है, लेकिन स्टिल जो है कुछ एरिया है जहां पे कि काम करने की जरूरत है। तो उसमें जो पहली बात ऑथर बोलती हैं वो बोलती हैं कि प्रेगनेंसी और जो पहला 6 महीने का है पीरियड, उसमें तो जो मदर हैं टू बी मदर, उनके लिए डायरेक्ट न्यूट्रिशन उनको प्रोवाइड किया जाए। इंटरवेंशन, डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन मतलब उनका न्यूट्रिशनल एक्सेस इंश्योर किया जाए कि उनको उतना सारा खाना वो चीज मिले, डायरेक्टली उनको बेनिफिट पहुंचे और जो बच्चा उनके पेट में पल रहा है उस तक न्यूट्रिशन पहुंच पाए। दूसरा क्या है, प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशन, मतलब जो बच्चा पेट में आया उससे पहले से मां जो है फिजिकली तैयार रहे कि वो बच्चा 9 महीने अपने पेट में बियर कर सके। वैसा नहीं कि मदर खुद एनीमिक है तो वो चीज फिर बच्चे में वो ट्रांसफर होगी, वो चीज नहीं होना चाहिए। तो वो हम लोग ठीक कर सकते हैं अगर मदर की हेल्थ को पहले ही उस पर फोकस किया जाए। फिर अब बच्चा हो गया है तो बच्चा होने के बाद फिर जो इन्फेंट और चाइल्ड न्यूट्रिशन है उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि जो पहला 6 महीना है उसमें एक्सक्लूसिवली बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रहना होता है। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराना है, किस टाइम पे कराना है, तो इस चीज के लिए एक प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए जो कि बच्चा होने से पहले ही एंटीनेटल चेकअप के दौरान ही मां को बताया जाना चाहिए कि किस तरीके से आपको, क्योंकि जो न्यू मदर होती हैं उनको खुद भी जानकारी नहीं होती है। और एक आईआईटी खड़गपुर का स्टडी हुआ था, उसमें ये काउंसलिंग से पाया गया कि करीब 30 से 40% तक हम लोग यहां पे ही ठीक कर सकते हैं अगर बेहतर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग की जाए तो मात्र इतना सा काम हमारे लिए न्यूट्रिशन को बेहतर कर देगा। फिर अगली बात जो बताई गई है कि हम लोग जो फर्स्ट 1000 डे को टारगेट कर रहे हैं उसमें 6 से 8 महीना, जहां की
ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में थोड़ा बहुत खाना जो कम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो भी शुरू किया जाता है। तो इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है लोगों में कि क्या खिलाना चाहिए, कैसे खिलाना चाहिए। और इसी जो मैंने फैक्ट बोला, इसको हम लोग इस चीज से देख सकते हैं कि जो सोशियो इकोनॉमिक, हाइयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, जिनका कि इनकम लेवल अच्छा है, जिन फैमिली का, वहां पे भी 20% चिल्ड्रन जो है 6 से 8 महीने वाले एज ब्रैकेट में वो स्टंटेड है। तो वो दिखता है कि उनके पास रिसोर्स की कमी तो नहीं है, लेकिन कैसे खिलाना है, क्या खिलाना है, वो जानकारी उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से ये मालन्यूट्रिशन की शिकायत आती है। तो यहां पे किया क्या जा सकता है कि लोगों को अवेयर करे सही समय पे और सही टूल के साथ। सही समय पे कब? जब उसको पहले से, जब 6 से 8 महीना वाला पीरियड शुरू होने वाला, उसको पहले ये जानकारी दी जाए, और जो टूल यूज हो, जो मास मीडिया बिल्कुल बहुत लोगों तक डायरेक्ट कम्युनिकेट किया जा सके। तो इसमें जो ऑथर हैं वो बोलती हैं कि जिस तरीके से स्वच्छ भारत के लिए पीएम मोदी जी ने मन की बात प्लेटफॉर्म का यूज किया था, उसी तरीके से इस इंटरवेंशन के लिए भी मन की बात प्लेटफॉर्म का यूज किया जाना चाहिए। और साथ में जो अगला सजेशन है ऑथर का, वो है कि जो आईसीडीएस था, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, और पीडीएस स्कीम आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसी का है। तो उसको अगर हम लोग सारे स्टेटस देखें कि वो कैसा काम कर रहा है, लोगों तक अनाज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उसमें क्या क्वालिटी मेंटेन की जा रही है, उसमें और कुछ न्यूट्रिशनल ऐड किया जा सकता है कि नहीं, तो अगर हम लोग इसको स्टेटस को रिव्यू करें तो ये चीजें ठीक की जा सकती हैं। तो इस आर्टिकल में इतना ही मेन जो बात है वो यही सारी चीजें बताई गई थी। सो इस आर्टिकल में इतना है। खैर चलिए चलते हैं हम लोग आगे अगले आर्टिकल पे। अगला आर्टिकल है आपका सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। इसको लेके हम लोग पहले भी बता चुके हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस में आया था, क्या क्या चीजें बैन हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। तो उतना डिटेल्ड वो नहीं था, इसमें थोड़ा सा डिटेल्ड दिया है, ये भी द हिंदू से ही लिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस आर्टिकल को। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो आपका सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको जो है 1 जुलाई 2022 से बैन कर दिया गया है, और इसमें काफी सारी चीजें आती हैं। तो इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को डिफाइन कैसे किया गया है, जिसको कि आप सिर्फ एक बार यूज कर दोगे और उसके बाद फिर ये डिस्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसके अंदर में क्या क्या चीजें आएंगी वो हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। और इसके अलावा जो चीज है कि जो प्लास्टिक बैन कर दिया वो, और साथ में दिसंबर 31, 2022 का टारगेट है, जब तक बोला गया है कि इस तरीके का जो भी सिंगल यूज वाला बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग, उसका इंपोर्ट, उसका स्टॉकिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, जो भी प्लास्टिक बनेंगे और जिसका थिकनेस जो है 120 माइक्रोन, प्लास्टिक का जो थिकनेस हम लोग माइक्रोन में मेजर करते हैं, तो 120 माइक्रोन से जितना भी अगर कम थिकनेस है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग और ये टोटल एक्टिविटीज को बैन कर दिया जाएगा। और सिंगल यूज प्लास्टिक होता क्या है वो हम लोगों ने समझा। इसके अंदर में बैन क्या क्या चीजें हो रही हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो ये जो बैन हो रहा है इसमें टोटल 21 आइटम्स हैं जो कि इसके डेफिनेशन के अंदर में आ रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल देखिएगा तो जो हम लोग कान साफ करने के लिए जो ईयरबड यूज करते हैं उसमें जो प्लास्टिक स्टिक होती है उसको बैन किया जा रहा है। बैलून्स में जो प्लास्टिक स्टिक्स होते हैं उसको बैन किया जा रहा है। प्लास्टिक के जो झंडे हैं उसको बैन किया जा रहा है। कैंडी स्टिक उसको बैन कर रहे हैं। आइसक्रीम का स्टिक में जो प्लास्टिक है वो बैन कर रहे हैं। थर्मोकोल जो डेकोरेशन में प्लास्टिक, पेपर और जो प्लेट्स हैं, कप हैं, ग्लास हैं, कटलरी हैं, जो फॉर्क, स्पून्स, नाइफ्स, ये जो भी प्लास्टिक के बन रहे हैं जो कि सिंगल यूज ही रहने वाले हैं उसको पूरे तरीके से बैन किया जा रहा है। जिसका भी थिकनेस 100 माइक्रोन से नीचे रहेगा उन सारे चीजों को बैन किया जाएगा। तो इसमें जो 21 आइटम्स हैं उनका हम लोग अगर एनालिसिस देखें तो उनका यूटिलिटी कम है और लिटरिंग पोटेंशियल ज्यादा है। मतलब काम कम आएंगे, गंदगी ज्यादा फैलाएंगे, ये वाली बात है। हाँ, जो इसमें बात बोली गई है, जिस बेसिस पे बोला जा रहा है कि इसमें जो प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट है उसको कवर नहीं किया गया है और जो पैकेज्ड वाटर बोतल्स आते हैं वो इसमें कवर नहीं है। उस पे भी काफी ज्यादा लोगों की तरफ से शिकायत आ रही है कि इसको क्यों छोड़ा गया। तो लोग यहाँ पे इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो 32 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं
उनमें एक डेडिकेटेड टास्क फोर्स बना दिया गया है, और जो 12 स्टेट्स हैं उनमें एक डेडिकेटेड प्लान भी वो लोग बना चुके हैं। इसमें अगर देखें तो जो वायलेशन है, वायलेशन के लिए बहुत हैवी पेनल्टी दी गई है कि अगर आप इस तरीके के जो बैन है उसका अगर वायलेशन दिखाते हैं तो 5 साल तक का इंप्रिजनमेंट हो सकता है और 1 लाख का फाइन आप पे लगाया जा सकता है। प्लस साथ में अगर रिपीटेड वायलेटर हैं तो 5,000 रुपए डेली का आप पे फाइन लगाया जा सकता है, डेली का 5,000 रुपए। अब हम लोग देखें कि इससे प्रॉब्लम क्या क्या चीज हो रही है, जिसके बेसिस पे हम लोग को लग रहा है कि इससे, इस बैन से क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो जो ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि इस बैन से करीब 88,000 यूनिट जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स रहेंगे वो बंद हो जाएंगी, जो कि अभी करीब करीब 1 मिलियन आदमी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है, और ये हमारा जो एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन है वो करीब 25,000 करोड़ रुपए का है। तो इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट बहुत ही हैवी पड़ने वाला है। एम्प्लॉयमेंट लॉस होगा, हमारा एक्सपोर्ट अर्निंग उसमें लॉस होगा, तो ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ सकते हैं इस बैन की वजह से। और जो अगला इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है इसका रिप्लेसमेंट तो अवेलेबल है, लेकिन वो उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, उसी कॉस्ट में हम लोग को नहीं मिल रहा है, उससे कॉस्ट मेरा ज्यादा हो रहा है। और साथ में क्या है, जो उसका प्रोडक्शन है वो भी इस लेवल पे नहीं पहुंच पाया है जितने लेवल पे प्लास्टिक यूज हो रहा है। तो हम लोग को उसका प्रोडक्शन रैंप अप करना पड़ेगा और साथ में उसके कॉस्ट को कम करने पे भी ध्यान देना पड़ेगा, तब ये बैन सक्सेसफुल हो पाएगा। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इतना ही था। अब हमारा जो है ड्राफ्ट ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल है, जो कि 2022 में अभी पब्लिक कंसल्टेशन के लिए उसको मार्केट में बिल्कुल ओपन रखा गया है। तो इस आर्टिकल में क्या क्या प्रोविजंस हैं पहले उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला प्रोविजन है कि इंट्रोड्यूस किया गया है ई वेस्ट रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट, कि आपको जो है ई वेस्ट लेके रिसाइकल करना है, और उसमें टारगेट ये बोला गया है कि 60% ऑफ द ई वेस्ट आपको रिसाइकल कर देना है 2023 तक। ये इसमें टारगेट हम लोग रख के चल रहे हैं। तो एक तो सर्टिफिकेट वाली बात हो गई, और दूसरा हो गया कि हमारा जो वेस्ट रिसाइकलिंग का हम लोग टारगेट लिए हैं वो भी रहेगा। फिर अगला जो हम लोग अभी तक जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 था उसमें हम लोग कलेक्शन रेट टारगेट रखे थे कि इतना कलेक्ट कर लेना है, लेकिन इस वाले में जो टारगेट है उसको रिसाइकल करने पे बात की गई है कि रिसाइकल रेट टारगेट्स, उसको हम लोग टारगेट करके चल रहे हैं। फिर ई वेस्ट का जो डेफिनेशन है उसमें भी एक्सपेंशन किया गया है, बहुत सारी चीजें नई हैं जिनको कि इंक्लूड किया गया है। जो आप नॉर्मल छोटा छोटा जो सर्किट है, डिजाइन है, वो सारे चीजों को इसमें ऐड किया गया है। और इसमें जो रूल्स हैं, जो पेनल्टीज हैं, उसको बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया है। और एक इन्वायरमेंटल कंपनसेशन सेस इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें जो कंपनीज होंगी जिसकी वजह से पॉल्यूशन फैलेगा, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल के बेसिस पे उनको उस फंड में पैसे जमा कराना होगा। अगला जो यहां पे बात है वो ये है कि रिकॉग्निशन टू इनफॉर्मल वेस्ट वर्कर्स, उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे यहाँ पे ई वेस्ट है उसका रिसाइकलिंग और ये वाला जो प्रोसेस है इनफॉर्मल सेक्टर के द्वारा ही किया जा रहा है। ये तो प्रोविजंस हो गए। अब प्रोविजंस के बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें चैलेंज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि जो 60% वाला जो टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं कि ई वेस्ट आपको 2023 तक कर देना है, वो बहुत ही एम्बिशियस टारगेट लग रहा है, क्योंकि ये सेक्टर लार्जली जो डोमिनेंट इंडस्ट्री सेक्टर में है वो इनफॉर्मल सेक्टर है, जो कि प्रोसेसिंग बहुत ही इनएफिशिएंट और अनसेफ तरीके से करती है। तो हम लोग उसको एक तो रेगुलेट भी नहीं कर सकते हैं, और वो रिसाइकलिंग अपने आप में ही बहुत ज्यादा इफिशिएंट नहीं है। दूसरा ये कि हम लोग जो रेगुलेट करना है, जो रजिस्टर्ड हमारे कलेक्टर, डिसमेंटलर और प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक मेजर नहीं किया गया कि आप कैसे काम करोगे, क्या आपके ऊपर रेगुलेशन लगेगा, वो प्रोविजन नहीं है। तो हम लोग इसमें टर्म जो है समझ लेते हैं। कलेक्टर्स जो उसको आपके पास से लेके जाएगा, डिसमेंटलर जो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, और प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो प्रोविजन लाया गया था एक्सटेंडेड प्रोविजन रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उसमें क्या बोला गया था कि जिस कंपनी की वजह से लिटर हो रहा है, जो ई वेस्ट जनरेट हो रहा है,
उसी के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि वो ई वेस्ट को वापस लें और उसको रिसाइकल करवाएं। 2016 वाले में प्रोविजन ये ऐड किया गया कि जो प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जो उस कंपनी के बिहाफ पे जो है ई वेस्ट को लेंगे और रिसाइकल करेंगे, तो इसमें कोई भी एजेंसी को हायर किया जा सकता है, इवन म्युनिसिपल जो बॉडीज हैं उसको भी हायर किया जा सकता है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे। इसमें बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी आगे आ रहे हैं, वो भी अपना नया स्टार्टअप के तौर पे शुरू कर रहे हैं कि हम जो है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका, तो जो कंपनीज हैं वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां से ट्रांसफर कर सकती हैं इनको कि हमारा जो बाई बैक वाला जो सिस्टम है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत में, वो चीज आप अपने सिस्टम के तहत में कंप्लीट कर दें ताकि हमारा काम इजी हो, हम फोकस कर सकें सीधा मैन्युफैक्चरिंग पे। अगला इशू देखते हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर में जब तक मर्ज नहीं करेंगे वो चीज होगा नहीं, और ये काम करेगा कौन? स्टेट्स, क्योंकि स्टेट्स के अंदर ये चीज आएगा, ये मैनेजमेंट वाला चीज। तो स्टेट्स को ऑन बोर्ड लाने के लिए कोई भी इंसेंटिव इस रूल में नहीं दिया गया है। तो जब तक इंकरेजमेंट नहीं दिया जाएगा स्टेट्स को, चाहे वो फिजिकल हो या उनका रैंकिंग इस टाइप से किया जाए, तो इस तरीके का कोई भी अगर इंसेंटिव नहीं होगा तब तक स्टेट्स के ऊपर कुछ वैसा ना प्रेशर आएगा, ना ही वो परस्यूएड होंगे इस चीज को करने के लिए। फिर अगला जो हम लोग कलेक्शन रेट टारगेट्स पहले लेके चलते थे, वहां से हम लोगों ने शिफ्ट किया है रिसाइकलिंग रेट टारगेट्स पे। तो कलेक्शन वाला तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इतना वेस्ट कलेक्ट किया गया, लेकिन रिसाइकलिंग में आप कैसे उस टारगेट को मॉनिटर करोगे? क्योंकि रिसाइकलिंग करने वाले मोस्टली इनफॉर्मल सेक्टर हैं, तो उसको मॉनिटर करना ही आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। फिर अगला चीज की जो इंडस्ट्री होंगी रिसाइकलिंग के लिए, उसके रेगुलेशन के लिए जो बॉडी बनाई जा रही है वो उसमें सीपीसीबी के मेंबर और मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट हैं उनके मेंबर होंगे। तो ये सारा दिखा रहा है क्या कि वो काफी ब्यूरोक्रेटिक सेटअप होगा, जबकि ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस मोस्टली साइंस एंड टेक ओरिएंटेड है। तो इसमें अगर साइंस एंड टेक से आने वाले लोगों का अगर रिप्रेजेंटेशन होता इस रेगुलेटिंग बॉडी में, तब इसका इंप्लीमेंटेशन बेहतर हो सकता था और चीजों को बेहतर तरीके से किया जा सकता था। आज के आर्टिकल में यही जो चीजें थी। इसके अलावा जो है इंडियन एक्सप्रेस में कुछ भी वैसा लॉन्ग टर्म वाला कोई आर्टिकल हमारे पास नहीं था। इसी वजह से हम लोगों ने इंडियन एक्सप्रेस से कोई भी आर्टिकल आज के डिस्कशन में नहीं लिया है। आज हमारे पास इतना ही कुछ है, और अगर आपको डेली नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे जा सकते हैं, जिसका कि लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉलेज से बेनिफिट हो सकें। और जो वो मेंस, जो भी यूपीएससी मेंस इस बार लिख रहे हो, उनके लिए तो ये मटेरियल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतने कम टाइम में आपको न्यूज़पेपर कंप्लीट करके दे पाने वाला और कोई भी मुझे तो अभी तक नहीं दिखा है। तो आप इसको बेहतर टाइम मैनेजमेंट के लिए इसको यूज कर सकते हैं, और नोट्स को आप खुद भी मैनेज कर सकते हैं, जो कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से उठा सकते हैं। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।